हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे, बुक का सीरियल नंबर 26। लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। एम्पियर की परिभाषा से कौन सा मात्रक डिराइव किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। विच एसआई बेस यूनिट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर हम जानते हैं एम्पियर यूनिट है धारा की। एम्पियर किसकी यूनिट है? धारा की। धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटे समय, यानी कि I इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन में T, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर गुजरता है, उसको हम क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर की परिभाषा से अब देखो, यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन से इन दोनों में से किसकी यूनिट डिराइव कर सकते हैं? तो ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? बेस यूनिट है, ये अपने आप में बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है ये, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। तो कौन सी यूनिट डिराइव करेंगे हम? क्यू की। क्यू माने क्या है? आवेश। आवेश क्या है? चार्ज, है ना। इसको काय में नापते हैं? कुलाम में नापते हैं। तो 1 कुलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? I गुणित टी होगा, ठीक है ना। तो 1 कुलाम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कुलाम की परिभाषा क्या होगी? एम्पियर सेकेंड। अतः आवेश के एसआई मात्रक कुलाम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर होगा कुलाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? अब कोणीय संवेग क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रेखीय संवेग का आघूर्ण ले लेते हैं तो कोणीय संवेग बनता है ना। तो रेखीय संवेग क्या होता है? देखो यहाँ क्या लिखा है, इन द एसआई सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या बोलेंगे? कोणीय संवेग बोलेंगे। और कोणीय संवेग क्या होगा? एम वी इंटू आर, क्योंकि एम वी तो हो गया रेखीय संवेग और इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? कोणीय संवेग बनेगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो मीटर, इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम हो जाएगी, वेग की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे टर्निंग रेडियस का, क्योंकि आघूर्ण लेंगे। किसका लेंगे? ये रेखीय संवेग, ये एक्चुअल में क्या है? रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग mv, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं mv इंटू आर करेंगे, क्योंकि इसका हम क्या लेंगे? आघूर्ण लेंगे। तो mv इंटू आर करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें मिलेगा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो ये यहाँ से इसको तो लिखेंगे किलोग्राम, ये मीटर पर सेकेंड हो गया और ये मीटर हो गया, तो इसको लिखेंगे किलोग्राम स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, किलोग्राम स्क्वायर मीटर सेकंड इनवर्स। देखो इसने भी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? कोणीय संवेग का मात्रक mv, तो क्या हो गया? रेखीय संवेग, ये किलोग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में और ये मीटर में, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड और मीटर, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? प्रेशर की इकाई पूछ रहा है, एक बार कितना होता है? एक बार होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, इसे हम पास्कल कहते हैं। एक बार मुख्यतया 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये कह रहा है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो अभिलंबवत बल होता है उसको बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये तो हो गई एसआई यूनिट। लेकिन बार से और क्या क्या पॉसिबल कन्वर्जन हो सकते हैं ये हम देखते हैं। इन एसआई सिस्टम प्रेशर 1 बार इक्वल टू हो जाए, ये तो हो जाएगा 10⁵ पास्कल। अब 1 बार इक्वल टू एक और रिलेशन यहाँ पे होता है 14.5 psi में, अगर नापेंगे तो 14.5 psi। और अगर मान लो ऐसा दिया हो 10⁵ पास्कल, तो इसको, ये हमें पता है कि 10⁶ को क्या बोलते हैं? मेगा, तो इसको बोलेंगे MPa, है ना। तो 1 इक्वल टू मेगा पास्कल। 10⁶ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू होगा 1 मेगा पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू होगा 10⁻⁵। जस्ट इसका अपोजिट अगर मान लो पूछ ले कि भाई 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो 1 पास्कल इक्वल टू कितना बार होगा? तो 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻⁻5 बार होगा। एटमॉस्फेरिक में नापेंगे तो 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार होगा, और पास्कल में नापेंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। तो ये इस तरह की यूनिट भी हमने को पूछी जा सकती है एग्जाम। अब प्रेशर को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं और 2 टर्म हमेशा कंफ्यूज करती हैं। पहला है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये दोनों क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब जहाँ पे प्रेशर जीरो होगा। अब प्रेशर जीरो होता है वहाँ पर क्या होता है? जो गैस के मोलिक्यूल्स है, उन मोलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, और वेलोसिटी और प्रेशर जब जीरो होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
जब प्रेशर जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी और टेम्परेचर भी जीरो केल्विन होगा। तो ये जब कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर में यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इसके रेफरेंस में जितने भी प्रेशर का मेजरमेंट होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, चाहे वो एटमॉस्फेयर के ऊपर हो चाहे एटमॉस्फेयर के नीचे हो। अब यहाँ पर क्या होता है, हम बैरोमीटर से जब मेजर करते हैं तो बैरोमीटर से मेजर करने पर जो प्रेशर शो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो गेज प्रेशर शो करेगा, प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर, उसको बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। और ऐसे ही अगर मान लो यहाँ नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर जब मेजर करेंगे, है ना, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो होगा नेगेटिव गेज प्रेशर जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलेंगे? वैक्यूम। तो ये यहाँ का जो प्रेशर है ये है प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब के नीचे का प्रेशर, उसको बोलते हैं वैक्यूम या निर्वात। ये वायुमंडलीय दाब, जहाँ पे वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब के ऊपर के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है ना। तो ये दो टर्म हो गए, पॉजिटिव गेज प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब के ऊपर का प्रेशर, और निर्वात या वैक्यूम मतलब वायुमंडलीय दाब के नीचे का प्रेशर। अब ये दोनों अगर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की टर्म में नापेंगे तो क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक एंड एब्सोल्यूट प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक, लेकिन होगा दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो वायुमंडलीय दाब को नापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर क्या बताता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये कुछ प्रेशर के टर्म्स हैं जिनको हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ एसआई डिराइव्ड यूनिट। अब देखो डिराइव्ड यूनिट कौन सी है, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखो इसको भी विचार करेंगे बाद में, लेकिन केल्विन, मोल और एम्पियर ये तीनों ही फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने क्या पूछा? कौन सा डिराइव्ड यूनिट का सेट है। फिर मीटर, सेकेंड और किलोग्राम ये तीनों भी फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मीटर, किलोग्राम, एम्पियर इसमें भी ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट, न्यूटन और जूल। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक है जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। दो तरह के मात्रक होंगे, एक तो होंगे डिराइव्ड यूनिट, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट से ये व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, है ना। डिराइव्ड यूनिट्स आर क्रिएटेड बाय बेस यूनिट्स। ठीक है ना। अब एसआई व्युत्पन्न इकाई है। वोल्ट क्या है? विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न एसआई इकाई है। न्यूटन बल की एसआई इकाई है क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू एम होता है ना। फिर जूल ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा की एसआई इकाई है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और ये 10 सेकंड नीचे है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। और एक्सप्लेनेशन में क्या है? किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। त्वरण एक सदिश राशि है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। इसका एसआई मात्रक मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? अब देखो पावर की यूनिट कौन सी नहीं होगी, तो जूल पर सेकंड इसमें पावर को मेजर करते हैं। हार्स पावर या अश्वशक्ति भी पावर को मेजर करता है, और वाट भी पावर की यूनिट है, तो क्या होगी? किलोवाट आवर, क्योंकि ये पावर की यूनिट नहीं, ये क्या है? एनर्जी की यूनिट है, इकाई, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो घरेलू बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है ना, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जबकि जूल सेकेंड अश्वशक्ति और वाट क्या है? शक्ति की इकाई है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट होता है, क्योंकि देखो अगर इसमें लिखेंगे हम वाट की डेफिनेशन से तो 1 वाट इक्वल टू 1 वाट क्या होगा? 1 वाट इक्वल टू होगा 1 जूल अपन में 1 सेकेंड। मतलब यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस शक्ति को क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे, क्योंकि शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, है ना। वर्क अपॉन में टाइम, W/T इक्वल टू होता है P, है ना। तो ये हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर? किलोवाट आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? तो क्या होगा? किलोवाट, क्योंकि किलोवाट क्या है? पावर की यूनिट है ना। तो ये कैलोरी में, हीट को कैलोरी में भी मेजर करते हैं, जूल में भी करते हैं और वाट सेकेंड में भी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा किलोवाट। ठीक। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है, क्या पावर की या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? सबको मालूम है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर मतलब देखो इसको ऐसे लिख लो, वोल्ट अपॉन में टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है I
और आर, है ना। तो यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई, वी की यूनिट है वोल्ट और ये आई की यूनिट है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर क्या बन गया, रेजिस्टेंस, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की यूनिट हो जाएगी ये। तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध की परिभाषा से आर इक्वल टू वी अपॉन में आई, जो यहाँ पे निकला है वी अपॉन में आई, तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर वी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब यहाँ से देखो, अगर मान लो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट उत्पन्न हो या 1 वोल्ट उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, है ना। ये रेजिस्टेंस की यूनिट भी होती है। तो विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस। वोल्ट अपॉन में करंट इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट अपॉन में एम्पियर, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये देखो मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअल में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, तो दोनों में लंबाई है, तो ये भी h है और ये भी h है, तो मतलब मीटर अपॉन में मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात है। समान मात्रा मतलब लेंथ अपॉन में लेंथ, है ना, मीटर अपॉन में मीटर, तो सो इट विल बी डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। अब फोकस दूरी यानी कि दूरी है ना वो, तो दूरी की इकाई क्या होगी, मीटर होगी। एसआई यूनिट तो दूरी की तो मीटर ही होगी ना, चाहे वो कोई सी भी दूरी हो, तो क्या हो जाएगा, मीटर। सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, मीटर, क्या होगी, मीटर। फोकल लेंथ क्या होती है, अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ मिरर लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। मतलब देखो, अगर मान लो ये कोई लेंस या मिरर है, मान लो ये कोई लेंस है, ये मान लो कोई लेंस है ना, ये इसका एक्सिस है और यहाँ से ये जाएगा, तो ये जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर है ये, और इसका मान लो ये जैसे यहाँ से कोई रेज निकलती है इसमें लेंस के ऊपर, तो ये किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेगी। अगर मान लो ये उत्तर लेंस है तो ये तो हो जाएगी एफ। तो इस ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ डी। तो ये इकाई में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। अब अगर मान लो पावर निकालना है लेंस की, तो लेंस की पावर क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, पी इक्वल टू 1 अपॉन में एफ होता है, और पावर को नापते हैं डायप्टर में, ठीक, और फोकस दूरी होगी मीटर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। वाणिज्यिक मात्रक ये कई बार आ चुका है। कमर्शियल यूनिट जैसे घरेलू जो बिल आता है ना, ये इकाई में आता है, किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट आवर में। तो क्या नापेंगे इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक इकाई मतलब जिसमें हम बिल पे करते हैं, क्या होता है, किलोवाट आवर, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, किलो को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 वाट, 3600 सेकेंड। इसको ही करेंगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर मान लो कैलोरी में निकालना है तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाती है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो देखो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है, एम्पियर है, ओम है और न्यूटन है, फोर्स को मेजर करता है, लेकिन कैलोरी नहीं है, कैलोरी नहीं है। तो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ये तीनों जो है ये एसआई यूनिट है, लेकिन ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई है। लंबाई की एसआई यूनिट सबको मालूम है क्या होती है, मीटर होती है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और ये कुछ रिलेशन आप याद रख लेना। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट इक्वल टू 0.3048 मीटर या 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। ये कुछ इंपेरिकल रिलेशन हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। 1 माइल इक्वल टू 1.61 किलोमीटर, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा। ये डबल क्वेश्चन रिपीट। एसआई मात्रक त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यह एक सदिश राशि है। जब ये रिपीट हो गया है ना, तो ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट पूछी है, बेकुरल, क्यूरी, फेराडे या रदरफोर्ड। तो आंसर हो जाएगा बेकुरल, ठीक है ना। ये अगर डायरेक्टली पूछे कि रेडियोधर्मिता की या रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट अगर पूछे तो बेकुरल, लेकिन इसमें 2-3 टर्म्स और है जो कन्फ्यूजन करती है। तो देखो ये तो हो गया, बेकुरल हो गई, लेकिन अब देखो बेकुरल 1 बेकुरल इक्वल टू होता है 1 डेके पर सेकेंड। अब
अब चूंकि जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, लगातार अल्फा बीटा और गामा कण निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा कण लगातार निकलते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनके अल्फा बीटा और गामा कण निकलने से क्या होता है उनके वेट में हमेशा कमी होने लगती है। तो उस कमी को क्या बोलेंगे, डेके रेट। तो डेके रेट को मेजर करते हैं बेकुरल में। तो 1 बेकुरल इक्वल टू होता है 1 डेके पर सेकेंड, है ना। और ये 1 क्यूरी भी एक्चुअल में रेडियो एक्टिव डेके ही मेजर करता है, लेकिन ये इसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है ना। तो 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 बेकुरल। मतलब बेकुरल और क्यूरी एक्चुअल में छोटी बड़ी यूनिट के बस क्वांटिटी का फर्क है ना। दोनों क्या मेजर करते हैं, डेके ही मेजर करते हैं ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब विघटन पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 बेकुरल और 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10 बेकुरल। तो ये बेकुरल के साथ इसका और इसका रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसा यूनिट पूछे तो बेकुरल है। अब बेकुरल क्या है, बेकुरल रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक हो गया, लेकिन क्यूरी क्या है, क्यूरी रेडियोधर्मिता का परंपरागत मात्रक मतलब क्लासिकल यूनिट जो पहले जिसमें नापते थे। फेराडे क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक, क्योंकि फेराडे तो डायरेक्टली विद्युत आवेश का मात्रक है। 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, ये डायरेक्टली याद रखना है। रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड रेडियोधर्मिता का गैर एसआई मात्रक है जो 10⁶ बेकुरल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है। भार देख के हम किलोग्राम लगाएंगे जो कि गलत ऑप्शन है। भार यानी कि वो पूछ रहा है वेट, तो वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन, क्योंकि वेट एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, क्योंकि किलोग्राम क्या है, किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई है, मास को नापते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है क्योंकि एक प्रकार का फोर्स होता है। अब अन्य मात्रकों में किलोग्राम का अगर एसआई मात्रक, किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होगा, ग्राम होगा। तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम, लेकिन द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम, ठीक है ना। लेकिन अगर भार की बात की जाए तो वो होगा न्यूटन। अब भार और, अब देखो यहाँ पे भार और वेट में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, वेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। मतलब अगर जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा है, वो है इसका भार, है ना, वेट। तो वो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है, इसलिए इसको काय में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। जबकि मास वर्सेस वेट, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास को काय में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, है ना। एंड रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, और मास जो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट क्या है, वो चेंज हो जाएगा। मतलब अर्थ पे अलग आएगा, मून पर अलग आएगा, मतलब पृथ्वी पर नापेंगे तो अलग आएगा, चंद्रमा पे नापेंगे तो अलग आएगा, है ना। वेयर इज द वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड वरीज विद ग्रेविटी, क्योंकि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चेंज हो जाता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो वेट एंड मास, अब मान लो वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो फार्मूला है ये इससे निकला है, एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये फोर्स है, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, वेट, और ये तो m, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण mg। तो ये देखो w इक्वल टू एम इंटू जी, तो वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब देखो अगर मान लो पृथ्वी पर कोई 10 किलोग्राम वाला मास है, तो 10 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, 9.8। तो जब इसका वेट निकालेंगे तो मास तो 10 kg है, लेकिन वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9.8, तो क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ये 98 न्यूटन आएगा अर्थ पर। लेकिन इसी 10 किलो के मास को अगर चंद्रमा पे जाके मेजर करेंगे तो चूंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.6। तो 1.6 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। तो ये 16 न्यूटन लगभग ये 6 गुना कम होता है, ठीक है ना। 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है मून पर, है ना, 1/6वां भाग। तो कितना होगा, ये 1.6 होगा, और 1.6 को जब 10 kg मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 न्यूटन निकल के आएगा। तो 10 kg मास को पृथ्वी पर नापेंगे तो कितना आएगा, 98 न्यूटन उसका भार। लेकिन 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को चंद्रमा पे जाके वेट मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 16 न्यूटन निकलेगा। और अगर मान लो स्पेस में जाएंगे तो क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है, तो वेट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन मास 10 kg होगा। तो मास इज कांस्टेंट, वेट इज वेरिएबल, ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। तो कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला है ज्योति की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, ज्योति की तीव्रता। अब यहाँ बाकी के मात्रक आवेग क्या है, आवेग होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। जब कोई भी तीव्र फोर्स अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं आवेग, बल का आवेग। क्योंकि जैसे हथौड़े से कील ठोकना तो वो क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है। तो फोर्स इनटू टाइम, ये तो हो गया आवेग, यानी कि न्यूटन सेकेंड। तो आवेग की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और बल फोर्स की यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। अब देखो यहाँ दिया है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड तथा वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड है, जबकि बल की इकाई न्यूटन है। अब ये ज्योति की तीव्रता है, इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ कैंडेला एज इट्स एसआई यूनिट। तो वो आंसर हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब ये ज्योति तीव्रता होती क्या एक्चुअल में,
इट मेजर्स द लुमिनस पावर इमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब ये मान लो लुमिनस इंटेंसिटी है, तो ये यहाँ लुमिनस फ्लक्स के रूप में लाइट को उत्सर्जित करेगा। ये जितने भी लाइट को उत्सर्जित करेगा इसको मेजर करेंगे लुमेंस में। अब ये कितने लुमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल में उत्सर्जित हो रहे हैं, है ना, प्रति इकाई बहने वाले लुमेंस की संख्या को मेजर करते हैं कैंडेला में एक्चुअल में, ठीक है ना। देखो, इट मेजर्स द लुमिनस पावर इमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल, है ना, प्रति इकाई घन कोण में उत्सर्जित लुमेनों की संख्या को नापेंगे कैंडेला में। अब ये जो लुमेन्स है ये क्या करेंगे, यहाँ स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ जब स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइकिंग लुमेन्स पर स्क्वायर मीटर में करेंगे तो इसको बोलेंगे लक्स। क्या बोलेंगे, लक्स। और इसको पढ़ेंगे इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस क्या होगा, इल्यूमिनेंस ई इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स अपॉन में एरिया, ये लुमिनस फ्लक्स अपॉन में ये एरिया, तो इसको बोल दिया हमने, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको लक्स बोलेंगे। अब इसकी यूनिट क्या हुई, लुमेन्स पर स्क्वायर मीटर। अब ये लुमेन्स क्या करेगा, यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आइज में जाएगा, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये बनेगा लुमिनेंस, मतलब कि कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। ये कैंडेला पर स्क्वायर मीटर को यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लुमिनेंस। तो लुमिनेंस का मतलब हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन में एपेरेंट एरिया। एपेरेंट एरिया मतलब जो ऑब्जर्व हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा। अब कैंडेला पर स्क्वायर मीटर की यूनिट होगी और इसी को हम बोलते हैं नीट। जैसे कि ये कंप्यूटर और टीवी वगैरह की ब्राइटनेस मेजर करते हैं, 100 नीट्स, 300 नीट्स, इस तरह से। तो यही होता है नीट्स। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपके लिए समझाने के लिए डाल दिए। तो ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अनौपचारिक रूप से किस में करेंगे इसको, पेटामीटर, पर्क्स और हब्बल की लंबाई, ये नहीं है। हम जानते हैं कि खगोलीय दूरी को नापने के लिए जो यूनिट प्रयोग की जाती है वो है प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, ये है लाइट ईयर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें हम क्या नापते हैं, खगोलीय दूरी को नापते हैं। विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर, है ना, मतलब लाइट ईयर होता है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इसका कन्वर्जन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके जो बाकी के ऑप्शंस हैं इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि 1 लाइट ईयर कितना होता है ना, पार्सेक क्या होता है, ये सब आप तो उसका प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। काई में नापते हैं इसको, ओम में नापेंगे। प्रतिरोध को ओम में नापेंगे, है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, शक्ति को वाट में नापते हैं, प्रतिरोध को ओम में नापेंगे और विभवांतर को वोल्ट में नापेंगे, है ना। तो ये ओम होती है। नेक्स्ट, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव यानी कि प्रेशर। प्रेशर को काई में नापेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को न्यूटन में नापेंगे, है ना, न्यूटन, और इसको नापेंगे स्क्वायर मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, P इक्वल टू F अपॉन में A, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग, है ना, प्रति वर्ग मीटर होता है। और इसी को बोलते हैं 1, एक्चुअल में 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये कन्वर्जन याद रख लेना। बाकी के कन्वर्जन आप देख लेना। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट। अब देखो, इज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर एस्टिमेटेड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, यानी कि ये आंसर होगा इसका। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम जब खगोलीय दूरी नापेंगे, है ना, खगोलीय दूरी को नापेंगे, वो नापेंगे लाइट ईयर में, है ना, लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में नापेंगे। लेकिन जब अगर मान लो पृथ्वी और सूर्य की स्पेशली बात हो, है ना, सन एंड अर्थ की अगर बात हो, तो वो हम स्पेशली नापेंगे AU में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलेंगे खगोलीय इकाई। तो इसका आंसर होगा ये, है ना। अब यहाँ लिखा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, मीन डिस्टेंस, जब स्पेशली जब सन और अर्थ की बात हो तो तब हम यूज़ करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय इकाई बोलते हैं, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। मतलब सामान्य तौर पर खगोलीय दूरियां नापेंगे प्रकाश वर्ष में, लेकिन अगर जब पृथ्वी और सूर्य की स्पेशल बात करेंगे तो वो नापेंगे हम AU में, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की SI इकाई है। बल यानी कि फोर्स, फोर्स यानी कि MA, और M की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू M इंटू A, ये नापेंगे किलोग्राम में, और A को मेजर करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा,
किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, ये होगा आंसर। ठीक, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m तथा पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F इक्वल टू एम ए। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई ये होगी, ठीक है ना। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये इकाई हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना कन्फ्यूजन है, बल की एसआई यूनिट क्या है, यहाँ भी पूछा था बल की इकाई क्या है, तो ये क्या इसमें दे दिया था, F इक्वल टू एम ए के फॉर्म में पूछ लिया, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब यहाँ क्या दिया है, एसआई यूनिट। अब ये फोर्स की एसआई यूनिट अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख के अपने को काम करना है ना, यहाँ पे न्यूटन होगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है वो होगा। नेक्स्ट, केल्विन प्रेशर टेम्परेचर की यूनिट है, पास्कल प्रेशर की यूनिट, और वोल्ट विभव की यूनिट है। ताप केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, और विद्युत धारा एम्पियर में नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। अब देखो उसमें इसने पूछा है कि एसआई यूनिट और उसकी मात्रा सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापेंगे, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में मेज़र करेंगे, विचार करेंगे अभी। प्रेशर को पास्कल में मेज़र करेंगे, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस में नापेंगे। अब देखो यहाँ पर जो दिया है ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता को सीमेंस में नापते हैं। लेकिन ये जो है, ये टेस्ला जो है, ये एक्चुअल में फ्लक्स डेंसिटी को नापता है, फ्लक्स डेंसिटी को नापता है, ये फ्लक्स घनत्व नापता है ना। ये गलत होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन दी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। देखो मान लो यहाँ कोई मैग्नेट रखा है और इससे लगातार चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये पर यूनिट पर्टिकुलर एरिया से, मतलब प्रति इकाई लंबवत किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं फ्लक्स, और इसको नापते हैं वेबर में। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को नापेंगे टेस्ला में, ठीक है ना, इतना सा याद रखना है। तो ये टेस्ला क्या होता है, वेबर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ये फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करता है। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब फ्लक्स घनत्व को नापता है। मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मतलब फ्लक्स घनत्व क्या दर्शाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत दर्शाता है। नेक्स्ट, विस्थापन की एसआई इकाई। विस्थापन क्या है, एक्चुअल में दूरी ही एक प्रकार की, मतलब विस्थापन और दूरी में बहुत अंतर है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन को नापेंगे मीटर में। ठीक, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। मतलब ये क्या है, इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो यहाँ गए तो यहाँ डिस्टेंस तो ये है, लेकिन विस्थापन ये हो जाएगा सीधी एकदम, ठीक है ना। ये न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। जबकि कुल पथ की लंबाई या टेढ़ा मेढ़ा जो भी मेजर करें तो ये होगी दूरी, डिस्टेंस, है ना। तो ये एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, अदिश राशि है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तो हो जाएगा मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में, इसलिए तो ये सदिश होती है। जैसे मान लो ये कोई दो बिंदु है, दो बिंदु में मान लो ये तो ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो ये तो डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन इसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेट पाथ की लंबाई होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें और डायरेक्शन भी होती है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो विस्थापन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।